हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़। इसमें हम ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। वो एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। इसमें कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे आयरन को लेकर। आयरन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का। ये बहुत सी जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब हम आज जानेंगे। कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम शुरू करते हैं। आयरन आयरन हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? अबाउट 3.5 ग्राम ऑफ आयरन हमारी बॉडी में पाया जाता है, टोटल कंटेंट। ठीक है। उसका 70 to 75% कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। आरबीसी में किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है वो? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन का अगर हम हीम पार्ट की बात करें तो हीम पार्ट के सेंटर में आयरन पाया जाता है। ठीक है। और हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। हर एक चेन के पास अपना हीम पार्ट होता है। ठीक है। तो वो जो हीम पार्ट के सेंटर में आयरन पाया जाता है, तो आयरन पता लग गया। और 5% किस में होता है? मायोग्लोबिन में होता है। 70 to 75% इन हीमोग्लोबिन, 5% इन मायोग्लोबिन, 5% इन एंजाइम्स में भी पाया जाता है, जैसे जैंथीन ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, इन सब में भी आयरन पाया जाता है। 15% आयरन किस में पाया जाएगा? वो नॉन हीम आयरन आयरन स्टोरिंग प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे ट्रांसफेरिन, फिररिटिन, हेमोक्सिडिन, ये स्टोरेज फॉर्म्स हैं इसकी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो मेंस के लिए कम ज़रूरत होती है 10 मिलीग्राम पर डे, बट वुमेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। जो वुमेन मेंस्ट्रुएशन कर रही है, ठीक है, पीरियड्स हुए हैं, उसको 18 मिलीग्राम पर डे की उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब कोई लेडी प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरत होगी, अबाउट 40 मिलीग्राम पर डे। दोस्तों, लेकिन क्या है जो हमारी इंडियन डाइट है, इंडियन डाइट में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से सब्सटेंस है अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वो है फाइलेट्स, ठीक, एंड ऑक्जेलेट्स। ये फाइलेट्स जो है आपके सीरियल्स वगैरह में पाए जाएंगे। ठीक है। ऑक्जेलेट्स आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाएंगे। ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडियन को अपनी डाइट में आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है। इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें, बेस्ट सोर्सेज क्या है आयरन के? वो लीवर आ जाता है, हार्ट है, किडनी है, फिश है, ये अच्छे सोर्सेज हैं। लीफी वेजिटेबल्स अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन उसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है। पल्स सीरियल्स में आपके फाइलेट्स हमने देखे। ठीक है। एप्पल है, जैगरी है, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं आयरन के। लेकिन जो मिल्क है, मिल्क एक पूर सोर्स है आयरन का। मिल्क में आयरन ना के बराबर ही होता है, ये समझिए। ठीक। अब कुछ हम बात करते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को। इसमें कुछ प्रोमोटर्स होंगे जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, कुछ जो है डिमोटर्स होंगे जो उसके एब्जॉर्प्शन को, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड्स हो गए, ये प्रमोट करते हैं। ठीक। एसिडिक एनवायरनमेंट, विटामिन सी आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, बहुत अप टू 10%, 10x तक बढ़ा देता है। ठीक। फ्रक्टोस, एल्कोहल, ये सब प्रोमोटर्स हैं आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर इंसान के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो उस आयरन डेफिशिएंसी में भी एब्जॉर्प्शन अराउंड 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। आगे हम देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक। रिड्यूसर्स में वही फाइटेट्स, ऑक्जेलेट्स, ये हम पढ़ के आए हैं। कॉपर, कैल्शियम, लेड, अगर हमारी डाइट में ये चीज़ें हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। हाई डाइटरी फॉस्फेट में ज़्यादा, डाइट में ज़्यादा फॉस्फेट है। ठीक है। स्टमक, इंटेस्टाइनल सर्जिकल रिमूवल, यानी सर्जिकल रिमूवल कराया हमने स्टमक का या इंटेस्टाइन के किसी पार्ट का, या फुल्ली हमने रिमूवल कर दिया, तो भी आयरन क्या होगा? आयरन एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा।
सो दोस्तों अभी हम रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे रेगुलेट होता है, ठीक। ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ आयरन के लिए है, ठीक है। ओनली अबाउट 10% ऑफ इंजेस्टेड आयरन, यानी जो हम आयरन खाते हैं उसका सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होता है। यानी अगर हमने 10 मिलीग्राम आयरन इंजेस्ट किया, खाया अपनी डाइट के थ्रू, तो उसका केवल 1 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक। ये बात याद रखनी है। अगर स्टोर्ड आयरन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये इसकी खास बात है आयरन की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वन वे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक। इसीलिए आयरन को जो है वन वे एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये किस लेवल पे कंट्रोल किया जा रहा है, इसको एब्जॉर्प्शन लेवल पे कंट्रोल किया जा रहा है, नॉट एक्सक्रीशन लेवल पे। अदर एलिमेंट्स के साथ होता क्या है कि वो एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो उनको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं वाया यूरिन, ठीक है। बट आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन आपके यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है, इसका कंट्रोल ही किया जाता है, यानी जितने की ज़रूरत है उतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो प्रोसेस का नाम है म्यूकोसल ब्लॉक। क्या नाम है? म्यूकोसल ब्लॉक के थ्रू इस काम को किया जाता है। ये अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है म्यूकोसल ब्लॉक। तो देखते हैं हमने अभी आयरन को क्या किया, इंजेस्ट किया, खाया, वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम या जेजुनम का पार्ट से आयरन एब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फूड आयरन था, वो HCl की प्रेजेंट में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रेजेंट में किस में चेंज हुआ, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन Fe+3 में चेंज हुआ। दिस इज फेरिक फॉर्म। अब क्या होता है, फेरिक रिडक्टेज एक प्रोटीन है जो कि वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन से लगा हुआ होता है, वो कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को टू दी फेरस फॉर्म ऑफ आयरन। अब ये फेरस फॉर्म ऑफ आयरन इनटू द ल्यूमन, जो ल्यूमन से जो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है ना, जो म्यूकोसल सेल्स हैं उसमें अंदर एंटर होगा। वो प्रोसेस एंटर होने का वो भी कंट्रोल्ड है, उसको देखते हैं कैसे कंट्रोलिंग होती है। अब ये जो फेरस फॉर्म जो इसके पास पहुंची है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के पास, म्यूकोसल सेल के पास, इसको एंटर कराने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत हमें पड़ती है। उस प्रोटीन का नाम है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। ये क्या करता है, आयरन को टेकअप करता है और एंट्री करा देता है उसकी म्यूकोसल सेल के अंदर, और इसी जगह पर म्यूकोसल ब्लॉक लगा होता है। इसी को हम म्यूकोसल ब्लॉक बोलते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी में एनफ क्वांटिटी में आयरन मौजूद है, ठीक है, आयरन काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, तो एक प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में जो कि लीवर बनाता है, उसको हम बोलते हैं हिप्सिडिन। तो ये हिप्सिडिन क्या करता है, जब एनफ क्वांटिटी में आयरन मौजूद होता है, वो डाइवेलेंट ट्रांसपोर्टर की जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब कम होता है, ठीक है। यानी अगर आयरन ज़्यादा है हमारी बॉडी में, यानी एनफ है जितने की ज़रूरत है, तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर बनेगा ही नहीं, और जब वही नहीं बनेगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो कंट्रोल देखा आपने कहाँ हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है म्यूकोसल लेवल पे, इसीलिए हम इसको म्यूकोसल ब्लॉक बोलते हैं। अब एक बार आयरन एंटर कर गया म्यूकोसल सेल में तो क्या होगा, अब वो जो आयरन फेरस फॉर्म में एंटर करा है, फेरस फॉर्म में Fe+2 में, वो उसको कन्वर्ट करना है फेरिक में Fe+3 में। क्या होता है, फेरोक्सीडेज के इस्तेमाल से हम Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक प्रोटीन एपोफेरिटिन मिलता है हमें, एपोफेरिटिन मिलता है, वो इस आयरन के साथ यानी फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन के साथ कन्वर्ट होता है फेरिटिन में, और यहाँ पे टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। जब बॉडी में हमें ज़रूरत होती है आयरन की, तो वो क्या होता है, फेरो रिडक्टेज की मदद से दोबारा से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमें इंटेस्टाइनल कोई भी लाइनिंग को क्रॉस करना है, किसी भी सेल को सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए हमें उसको फेरस फॉर्म में चेंज करना ही होगा, उसी के बाद वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कराने के लिए उसको दोबारा से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरो रिडक्टेज। अब ये फेरो रिडक्टेज एंटर करेगा हमारे प्लाज्मा में विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन
किसकी मदद से? फेर्रोपोर्टिन की मदद से। अब ये फेर्रोपोर्टिन की मदद से किस में एंटर कर गया? आपके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। एक बार ये वहाँ पहुँचता है तो ये विद द हेल्प ऑफ सेलुलोप्लाज्मिन या फेरोक्सीडेज सेकंड की मदद से ये दोबारा से फेरिक फॉर्म Fe+3 में कन्वर्ट होता है और वहाँ मौजूद होता है एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन के साथ ये कंबाइन करता है और क्या बना लेता है? ट्रांसफेरिन बना लेता है। और एक ट्रांसफेरिन अबाउट 2 एटम्स ऑफ आयरन रख सकता है, ठीक है। तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांसफेरिन में। ट्रांसफेरिन अब क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज़ के पास ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये लीवर के पास लेके जाता है, ये हीमोग्लोबिन में आयरन स्टोर कराता है, मायोग्लोबिन तक लेके जाता है, साइटोक्रोम्स में जो आयरन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो साइटोक्रोम्स होते हैं उसमें आयरन होता है, ठीक है। फेरेटिन स्टोरेज फॉर्म है, हेमोसाइड्रिन स्टोरेज फॉर्म है, ठीक। इन सब में ये क्या कराता है? ट्रांसफेरिन स्टोर कराता है। किसको? आयरन को स्टोर करा रहा है, ठीक। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन भी टूटता रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो 2 पार्ट्स में टूटता है। पहला पार्ट हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट को विद द हेल्प ऑफ हीम कैरियर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ हीम कैरियर प्रोटीन, दिस इज हीम कैरियर प्रोटीन। इस हीम कैरियर प्रोटीन की मदद से हीम को दोबारा से आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमन सेल्स में भेज दिया जाता है और वो वहाँ से उसमें से आयरन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा चल रहा होता है म्यूकोसल लेवल पे, ठीक है, इंटेस्टाइनल लेवल पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं म्यूकोसल ब्लॉक। तो ये कंट्रोल कहाँ हुआ है? इंटेस्टाइन के लेवल पे, एब्जॉर्प्शन लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाता है। जितने की ज़रूरत उतना ही एब्जॉर्ब होगा। सो दोस्तों हम देखते हैं थोड़ी और डिटेल अबाउट 20 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफेरिन। जो हमने देखा ना, जो ट्रांसपोर्टर हैं जो डिफरेंट टिश्यूज़ तक आयरन पहुंचाता है, वो 20 फॉर्म्स में अवेलेबल है हमारी टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। और जो आयरन स्टोर होता है लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन होता है। ज़्यादातर फेरिटिन होता है और फेरिटिन से आयरन को निकालना भी आसान है। अबाउट 20% ऑफ आयरन स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ फेरेटिन। फेरेटिन के साथ स्टोर होता है, ठीक है। फेरेटिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन स्टोर करके रखता है। एक फेरेटिन अबाउट 4000 आयरन एटम्स को स्टोर कर सकता है। कितना? 4000 आयरन एटम्स को, ठीक। तो ये स्टोरेज फॉर्म है और हमारी बॉडी का 25% फेरेटिन में स्टोर रहता है, ठीक है। बाकी हम देखें एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइड्रिन अबाउट 35% ऑफ आयरन ऑफ आवर बॉडी स्टोर करके रखता है, ठीक। ये भी रखता है और फेरिटिन भी रखता है, ये दोनों मिलके स्टोर करते हैं। बट फेरिटिन से आयरन को निकालना, उसको यूज़ करने के लिए निकालना आसान है बनिस्बत किसके? हीमोसाइड्रिन के। हीमोसाइड्रिन एक्सट्रीम कंडीशंस में अपना आयरन रिलीज़ करता है। अब आयरन लॉस कैसे हो रहा है हमारी बॉडी से? हमने एब्जॉर्प्शन देखा, लॉस होने का सिंपल तरीका है, यूरिन से तो लॉस होगा नहीं, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है? एक बाइल में लॉस होता है, हमारे स्वेट में लॉस होता है, हेयर लॉस के थ्रू आयरन लॉस होता है क्योंकि हम जानते हैं हेयर में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कहाँ लॉस हो सकता है? अगर ब्लड लॉस हो गया तो आयरन लॉस होगा, किसी को पीरियड्स हो रहे हैं तो आयरन लॉस होगा, ठीक। इन तरीक़ों से आयरन लॉस होता है, अदरवाइज़ आयरन का कोई लॉस हमारी बॉडी में नहीं होता। एक लॉस और होता है, जैसे जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है या कोई भी लाइनिंग होती है तो उसके जो अपर सेल्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन भी है, उसके सेल्स क्या होते हैं? रप्चर होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं। तो उन डेड सेल्स में भी आयरन मौजूद होता है, तो वहाँ से भी आयरन का लॉस होता है। अदरवाइज यूरिन में हमारा आयरन लॉस नहीं होता। अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं कि आयरन कैसे जो है कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, कैसे उसको रीयूटिलाइज किया जाता है। जैसे आरबीसी था, आरबीसी लाइसिस हुआ, यानी रप्चर ऑफ आरबीसी हुआ, उसमें से हीमोग्लोबिन निकला। अब हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कुफर सेल्स ऑफ लीवर क्या करते हैं? उसको अपटेक कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से आयरन निकाल के आयरन को रीयूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, आयरन को रीयूटिलाइज कर लेते हैं। अब हीमोग्लोबिन कन्वर्ट काहे में होता है? ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और हीम में कन्वर्ट होता है, ठीक। ग्लोबिन पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और हीम पार्ट को उठा लिया जाता है। हीम पार्ट को जो टेकअप करता है वो कौन होता है? हीमोपैक्सिन। हीमोपैक्सिन कॉम्प्लेक्स बनता है और वो हिपेटोसाइट्स उसको
टेकअप करते हैं और वहाँ से आयरन को रीयूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये भी ना हो तो क्या होता है, हीम चेंज होता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन से आयरन निकाल लिया जाता है, ठीक है। इस आयरन को रीयूटिलाइज किया जाता है, बिलीरुबिन को बिलीवर्डिन में चेंज किया जाता है और ये बाइल साल्ट्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये आप सभी पहले से जानते हैं। सो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। हम बचे हुए पार्ट्स को जो कि आयरन से रिलेटेड रह गए हैं, इससे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़, इसकी टॉक्सिसिटी, इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।